गुड इवनिंग। क्या हाल भाई? चलो आज सबसे इंपॉर्टेंट। गुड इवनिंग एवरीवन। आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन करेंगे प्रोविडेंट फंड। क्लियर? इसके दो क्वेश्चंस करा दूंगा। प्रोविडेंट फंड में अमेंडमेंट है और सबसे रिलेवेंट है इस बार। क्लियर? और अपन कोशिश करेंगे, मॉड्यूल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है अमेंडमेंट का, वो और पूरा जो मॉड्यूल में उन्होंने दिया है कि बिफोर अमेंडमेंट क्या पोजीशन थी और आफ्टर अमेंडमेंट पोजीशन क्या थी। रितेश अब एकदम बढ़िया। तो दोनों को अपन देखेंगे। क्लियर? चलो सैलरी में, और आपके अमेंडमेंट के नोट्स मोस्ट मैक्स टू मैक्स 2 या 3 दिन में मैं आपको पूरी शीट दे दूंगा, मतलब वॉल्यूम सॉरी डीटी पूरा, और नेक्स्ट वीक में आईडीटी दे दूंगा। तो अपन अल्टरनेट में आईडीटी भी अमेंडमेंट देखते रहेंगे। चलो सबसे पहले अपना जो चैप्टर चल रहा था वो क्या था? इनकम फ्रॉम सैलरी। मैंने आपको सैलरी में क्या बताया था? सिर्फ 3 सेक्शन है, 15, 16, 17। सैलरी में कितने सेक्शंस हैं? 3 सेक्शंस हैं, 15, 16, 17। 15 में क्या दिया था? चार्जिंग सेक्शन। 16 हम पूरा पढ़ चुके हैं, डिडक्शन। और 17 में क्या था? इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ सैलरी। अब सबसे पहले इंपैक्ट ऑफ सेक्शन 115 बीएसी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सबसे पहले सर 115 बीएसी किसके लिए एप्लीकेबल है? 115 बीएसी किसके लिए एप्लीकेबल है? 115 बीएसी सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल है। क्लियर? अब सबसे पहले बात करते हैं हम रिटायरमेंट बेनिफिट्स के एग्जेम्पशन की। तो सबसे पहला लीव सैलरी 115 बीएसी में भी अलाउ है और एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ टैक्स में भी अलाउ है। क्लियर? लीव सैलरी 115 बीएसी में भी है अलाउ, मतलब लीव सैलरी पे एग्जेम्पशन मिलता है, वो 115 बीएसी में भी क्लेम कर सकते हैं अगर गए, और एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ टैक्स। सेम विथ ग्रेचुटी, दोनों जगह आप क्लेम कर सकते हैं। थर्ड, पेंशन दोनों जगह अलाउड है। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दोनों जगह अलाउड है। वीआरएस दोनों जगह अलाउड है। सिर्फ अब आपको एक ही चीज याद रखना है, लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन, अगर आप लीव ट्रैवल कंसेशन में एग्जेम्पशन क्लेम कर रहे हैं तो आपको 115 बीएसी में लीव ट्रैवल कंसेशन पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, और एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर में लीव ट्रैवल कंसेशन पे आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ये सबसे मेन आपको आज ये याद रखना है। क्लियर? सबसे मेन। क्लियर? क्लियर हो गया? लीव सैलरी में आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, ग्रेचुटी में क्लेम कर सकते हैं, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन में क्लेम कर सकते हैं, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन में क्लेम कर सकते हैं, वीआरएस में क्लेम कर सकते हैं। लेकिन लीव ट्रेवल कंसेशन का अगर केस है तो 115 बीएसी में आप एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। 115 बीएसी में लीव ट्रेवल कंसेशन पे कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है, लेकिन एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ टैक्स में आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए क्या हो गया आपका? लीव ट्रेवल कंसेशन। क्या इंपैक्ट आएगा 115 बीएसी का? सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, अगर बंदा इंडिविजुअल है, 115 बीएसी ऑप्ट करता है, तो वो लीव ट्रेवल कंसेशन का एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकता। क्लियर? जल्दी बोलो। अभी आज अपन सिर्फ अमेंडमेंट पे फोकस करेंगे, कल 2 दिन प्रैक्टिकल करेंगे तो आपका सारा रिवाइज भी हो जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं? डन?
चलिए नेक्स्ट, अब किसके बारे में बात हो रही है? अलाउंसेस। सबसे फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं एचआरए का एग्जेम्पशन 115 बीएसी में क्लेम नहीं कर सकते, एग्जिस्टिंग सिस्टम में अलाउड है। मतलब अगर बंदा 115 बीएसी ऑप्ट करता है तो एचआरए का एग्जेम्पशन क्लेम नहीं करेगा। इसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम कर लेगा, कन्वेंस अलाउंस क्लेम कर लेगा, डेली अलाउंस क्लेम कर लेगा, लेकिन हेल्पर अलाउंस नॉट अलाउड और एकेडमिक अलाउंस नॉट अलाउड। ये याद रखना, ये भी हम कहां पे डिस्कस कर चुके हैं? अलाउंसेस में डिस्कस कर चुके हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस नॉट अलाउड। क्लियर? ये 3 अलाउंसेस पे वो एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर सकता 115 बीएसी में। कौन कौन से हैं? हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस। हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस और यूनिफॉर्म अलाउंस। क्लियर? इसके बाद गवर्नमेंट की जो लिमिट स्पेसिफाइड थी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस, इन तीनों पे भी वो एग्जेम्पशन क्लेम नहीं करेगा। लेकिन कहां पे क्लेम कर सकता है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो किसको मिलता है? हैंडीकैप, डेफ, डम्ड या ब्लाइंड एम्प्लॉय को। कितना था? 3200 पर मंथ। 3200 पर मंथ वो अलाउ है। और ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय अलाउंस टू अदर देन अबव एम्प्लॉय नॉट अलाउड। क्लियर? तो भाई ये आपको याद रखना, हेल्पर ये तीन याद रखना है। और यहां से चिल्ड्रन 100% आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस पे। चलो, अब काय के बारे में बात आ रही है? पर्क। हमने उस दिन पढ़ा था ना, पर्क जो हमें कैश में मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? अलाउंसेस। अदर देन कैश में जो बेनिफिट्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है वो क्या कहलाता है? पर्क। तो पहले पर्क में समझो इंपैक्ट क्या आएगा। फ्री फूड एंड बेवरेजेस थ्रू वाउचर प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय अप टू 50 मील टी स्नैक्स। याद है पर्क में एक प्रोविजन था, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फ्री फूड दे रहा है तो 50 रुपीज तक, या फ्री मील्स दे रहा है तो 50 रुपीज तक क्या है? एग्जेम्प्ट। अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 50 रुपीज इज चार्जेबल टू टैक्स। एग्जिस्टिंग में तो आज भी वो बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 115 बीएसी में गए तो 50 रुपीज वाला बेनिफिट आप क्लेम नहीं कर सकते। कल जब आगे हम प्रैक्टिकल करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। क्लियर? जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अभी हम 2 दिन ये मान के चलना क्वेश्चन को दोनों एंगल से देखेंगे कि एसएससी ऑप्टिंग 115 बीएसी और दूसरा एसएससी नॉट ऑप्टिंग 115 बीएसी। क्लियर? लंच अलाउंस तो बेटा फुल्ली टैक्सेबल है, लेकिन अगर लंच फैसिलिटी है, कौन प्रोवाइड कर रहा है? एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है, तो 50 पर मील तक क्या रहता था? एग्जेम्प्ट। अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 50 पर मील चार्जेबल टू टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फ्री मील प्रोवाइड कर रहा है 100 रुपीज का, तो 50 रुपीज क्या हो जाता था? एग्जेम्प्ट। और बैलेंस कितना बचता था? 50। वो क्या हो जाता था? चार्जेबल टू टैक्स। लेकिन अगर एम्प्लॉय 115 बीएसी ऑप्ट कर रहा है तो 50 रुपीज वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। बोलिए क्लियर? बाकी जितने भी अदर एग्जेम्पशंस हैं, जैसे यूज ऑफ कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारे क्या है? अलाउड। ये सारे क्या रहेंगे? अलाउड। फिर हमने क्या पढ़ा था? डिडक्शन। 115 बीएसी अगर ऑप्ट करते हैं तो आप कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये सर हमने सारा इंपैक्ट काय का देख लिया 115 बीएसी। अब आप मुझे बताओ इस इंपैक्ट में कहीं पे भी कोई डाउट? और ये चार्ट बेटा आईसीएसआई के मॉड्यूल का है, जल्दी बोलो, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट? जल्दी, इसमें आपको कहीं पे भी कोई डाउट है? इसको बार बार रीड करो घर पे, क्योंकि ये मान के चलना जून 21 के अटेम्प्ट में इसमें से बहुत क्वेश्चंस आना है। क्लियर? चलो, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं पर्क। तो पर्क में हम क्या पढ़ चुके हैं? इन सिंपल वर्ड्स, पर्क आर बेनिफिट। क्या है? बेनिफिट और फैसिलिटीज। कौन प्रोवाइड करता है? सर एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, इन एडिशन टू नॉर्मल सैलरी। और पर्क भी क्या हो जाते हैं? टैक्सेबल। हमने लास्ट क्लास में 2 पर्क्स देखे थे। सबसे पहला रेंट फ्री अकोमोडेशन और दूसरा अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। होप ये आपके दोनों क्लियर होंगे, चार्ट्स भी अपन ने डिस्कस कर लिए थे। क्लियर? तो सबसे पहला क्या रहता है? रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अकोमोडेशन दे रहा है, कुछ भी रेंट नहीं चार्ज कर रहा, दैट इज कॉल्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन। थोड़ा बहुत चार्ज कर रहा है, तो क्या कहलाता है? रेंट फ्री अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। रेंट फ्री अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। क्लियर? अब देखिए थर्ड नंबर पे पर्क एक और आता है, पर्क टैक्सेबल इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय।
थर्ड में जो पर्क दिया ये टैक्सेबल तो होता है, लेकिन सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल होता है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। याद रखना, ये पर्क टैक्सेबल तो है, लेकिन सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। सबसे पहले मोटर कार फैसिलिटी, मोटर कार फैसिलिटी सिर्फ किसको टैक्सेबल है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। फैसिलिटीज ऑफ गार्डनर, वॉचमैन, स्वीपर, सर्वेंट, ये भी सिर्फ किसको टैक्सेबल है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। गैस, इलेक्ट्रिक एंड वाटर, ये भी सिर्फ किसको टैक्सेबल है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। एजुकेशन फैसिलिटी और फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मतलब ए से लेके ई तक के जो पर्क हैं ये सिर्फ किसको टैक्सेबल है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और रेंट फ्री अकोमोडेशन किसको टैक्सेबल है? ऑल। रेंट फ्री अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट, ऑल। लेकिन पॉइंट नंबर थर्ड में जो पर्क दिए हुए हैं, पॉइंट नंबर थर्ड में जो पर्क दिए हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसको टैक्सेबल है? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अब क्वेश्चन ये आता है, सर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन है? ध्यान देना नेक्स्ट पेज पे, इसमें अमेंडमेंट कुछ नहीं पर फिर भी रिलेवेंट है तो बता दे रहा हूं। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, एन एम्प्लॉय शैल बी ट्रीटेड एज स्पेसिफाइड एम्प्लॉय इफ ही फॉल्स अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। सबसे पहले बंदा कंपनी का क्या है? डायरेक्टर है, उसका कंपनी में क्या है? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। ये सब्सटैंशियल इंटरेस्ट आप कई जगह पढ़ चुके होंगे, खासकर क्लबिंग में भी है। और मॉनिटरी इनकम ऑफ एम्प्लॉय अंडर हेड सैलरी फॉर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर शुड बी मोर देन 50,000। 50,000 से ऊपर उसकी सैलरी है, या तो कंपनी में डायरेक्टर एम्प्लॉय है या उसका कंपनी में क्या है? सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, तब वो एम्प्लॉय क्या कहलाएगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। इन तीनों में से सॉरी इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर देता है तो बंदा क्या कहलाएगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और कैटेगरी थर्ड में जो पर्क दिए हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसको टैक्सेबल होते हैं? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को। फिर इसके बाद फोर्थ देखो, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय डिस्चार्ज ऑब्लिक मेट बाय एम्प्लॉयर। याद है अपन ने प्रोफेशनल टैक्स में पढ़ा था कि अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय का कौन पे कर दे रहा है? एम्प्लॉयर। अगर प्रोफेशनल टैक्स किसका? एम्प्लॉय का। कौन पे कर दे रहा है? एम्प्लॉयर। तो इट इज टैक्सेबल टू ऑल। मतलब कोई भी मॉनेटरी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय की कौन डिस्चार्ज कर रहा है? एम्प्लॉयर। कोई भी मॉनेटरी ऑब्लिगेशन किसकी? एम्प्लॉय की। कौन डिस्चार्ज कर रहा है? एम्प्लॉयर। इट इज चार्जेबल टू टैक्स वेदर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, मतलब ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसको पे करना था? एम्प्लॉय को पे करना था, लेकिन किसने पे कर दिया? एम्प्लॉयर। तो इसको भी हम क्या मान लेंगे? पर्क। इसके बाद एम्प्लॉयर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज या स्वेट इक्विटी शेयर्स अलॉट कर रहा है। कौन अलॉट कर रहा है? एम्प्लॉयर। किसको अलॉट कर रहा है? एम्प्लॉय को। कैसे अलॉट कर रहा है? फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट। ये भी क्या हो जाता है? पर्क। इसको भी हम क्या मानते हैं? पर्क, चार्जेबल टू टैक्स। इसे भी हम क्या मानते हैं? पर्क। और ये भी क्या हो जाता है? चार्जेबल टू टैक्स। अब देखो जहां पे अमेंडमेंट आया है, दो तीन क्वेश्चन 100% मिलेंगे। ध्यान देना, अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू द अकाउंट ऑफ द असेसी बाय द एम्प्लॉयर। दीपक 2 दिन में मिल जाएगी, मोस्ट प्रॉब्ली परसों में आपको अमेंडमेंट शीट दे दूंगा। तो मेरी भी तबीयत गड़बड़ हो गई थी ना, इसलिए सब द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू द अकाउंट ऑफ असेसी बाय द एम्प्लॉयर। कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। काय में? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। याद है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कितने का एग्जेम्पशन था एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन पे? अप टू 12% ऑफ सैलरी। अभी भी है वो स्कीम referred to in subsection 1 of 80 CCD or approved superannuation fund to the extent it exceeds 7,50,000 rupees in a previous year। अब यहां पे उन्होंने एक मॉनिटरी लिमिट दे दी, कितने तक का एग्जेम्प्ट रहेगा? 7,50,000 तक एग्जेम्प्ट है। अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 इट इज चार्जेबल टू टैक्स। कहां तक एग्जेम्प्ट है सर? 7,50,000 तक एग्जेम्प्ट है। अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 इट इज चार्जेबल टू टैक्स। ये 7,50,000 का मॉनिटरी कैप किस किस के ऊपर लगेगा? सॉरी, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 80 सीसीडी में एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है, प्लस अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। क्लियर? पहले अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में 1,50,000 की लिमिट थी, अब सबको हटा के उन्होंने तीनों के लिए कंबाइंड लिमिट कितनी कर दी? 7,50,000। एनुअल एक्रीशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, dividend or any other amount of similar nature during previous year
to the balance at the credit of fund or scheme referred to in subclause 7 to the extent it relates to contribution referred to in this said subclause which is included in total income. मतलब इंटरेस्ट सब मिला के कहां तक एग्जेम्प्ट रहेगा? 7,50,000 तक. 750 के ऊपर अगर गया तो ये चार्जेबल टू टैक्स. ये नया पॉइंट आया है. क्लियर? ये सबसे मेन पॉइंट है इस अटेम्प्ट के लिए. अब ध्यान देना. अब ये मैं आ गया आपके मॉड्यूल में आईसीएसआई के एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट. एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट टैक्स ट्रीटमेंट अप टू 31/3/2020. मतलब अगर मैं इसे बोलूं ओल्ड प्रोविजन चलेगा? अगर मैं इसे बोलता हूं ओल्ड प्रोविजन तो चलेगा क्या? अगर मैं इसे बोलूं ओल्ड प्रोविजन चलेगा क्या? जल्दी रिप्लाई दो. प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्स ट्रीटमेंट अप टू 31/3/2020 ये क्या कहलाएगा? ओल्ड प्रोविजन कहलाएगा कि न्यू प्रोविजन? चलेगा ना ओल्ड. अब देखो फर्स्ट इन केस ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड इज नॉट ट्रीटेड एज एम्प्लॉयज इनकम सो लॉन्ग एज कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर डज नॉट एक्सीड 12% ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय. भाई हमने बहुत पढ़ा था. क्या? अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एम्प्लॉय के लिए कब तक एग्जेम्प्ट रहेगा? एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी. एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी. और सिमिलर अमाउंट कौन कंट्रीब्यूट करता था? एम्प्लॉय. तो एम्प्लॉय के ओन कंट्रीब्यूशन पे हम क्या क्लेम करते थे? 80C. एम्प्लॉय के ओन कंट्रीब्यूशन पे हम क्या क्लेम करते थे? 80C. ये पुराना प्रोविजन चल रहा है अभी. But if contribution of employer exceeds 12% of employee's salary, the excess of the contribution over 12% of salary of employee is to be treated as part of taxable income from the salary in the hands of employee in respect of a financial year in which contribution were made by employer. अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं या क्या पूछ रहा हूं कि सर अगर 12% से ज्यादा रहा, एम्प्लॉयर मान लो 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर 15% कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 12% क्या हो जाता था? एग्जेम्प्ट. और बैलेंस 3% जो बचता था वो एम्प्लॉय के हैंड्स में क्या हो जाता था? टैक्सेबल. क्लियर? वो एम्प्लॉय के हाथ में क्या हो जाता था? टैक्सेबल. और एम्प्लॉय जो खुद का अपना कंट्रीब्यूशन इन्वेस्ट करता था प्रोविडेंट फंड में उस पर वो क्या क्लेम करता था? 80C. बोलिए दोनों पॉइंट क्लियर है कि नहीं? ये अपन पूरा मॉड्यूल कवर कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा स्लो चलेंगे. फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लियर है कि नहीं? As regards interest on contribution to the provident fund, only an amount exceeding a sum calculated at 12% on balance standing to the credit of employee would be treated as part of taxable income of the employee. In other words, so long as the amount of interest does not exceed this limit, the interest does not become chargeable to tax in the hands of employee. क्लियर? 12% अमाउंट तो एग्जेम्प्ट हो जाता था. 12% के ऊपर अगर है तो टैक्सेबल होता था. किसके हाथ में? एम्प्लॉय के हाथ में. अब देखिए अब बेटा ध्यान देना, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा ये फंडा क्लियर नहीं होगा. टैक्स ट्रीटमेंट with effect from 1/4/2020 amendment with Finance Act 2020 apart from the limit of 12% for employers contribution. एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना एग्जेम्प्ट होता था? 12% ऑफ सैलरी. यहां पे सैलरी का मीनिंग मालूम होना चाहिए. और इंटरेस्ट कितना एग्जेम्प्ट होता था? 9.5% पर एनम. देयर वाज नो मॉनेटरी लिमिट above which such amount was taxable. क्लियर?
मतलब यहां पे भी ये बता रहे हैं कि पहले क्या होता था, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना एग्जेम्प्ट होता था, 12% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे 80 सी मिलता था, आज भी 80 सी मिलेगा। और इंटरेस्ट कितना एग्जेम्प्ट हो जाता था, 9.5% पर एनम। लेकिन अगर इंटरेस्ट 9.5 से ऊपर मिल रहा है, इंटरेस्ट 9.5 से ऊपर मिल रहा है, तो इट इज चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। नाउ दीज टू हैव बीन कंबाइंड विथ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब ये दोनों को क्या कर दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है, किसके साथ, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड प्लस एनपीएस अलॉन्ग विथ एनुअल इंटरेस्ट देयर ऑन विथ सीलिंग ऑफ ₹7,50,000। अब सबका एक कंबाइन लिमिट दे दी उन्होंने, कितनी, 7,50,000। इफ टोटल एक्सीड 750 देन एक्सेस विल ऑल्सो बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। मतलब यहां पे थोड़ा सा तो डबल टैक्सेशन है। टोटल ऑफ फॉलोइंग इन एक्सेस ऑफ 750 ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर विल ऑल्सो बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। सबसे फर्स्ट, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, और इन सब पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। इन सब पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। कुल मिला के ओवरऑल कैप कितना कर दिया है, 7,50,000। ओवरऑल कैप कितना कर दिया है, 7,50,000। क्लियर। अब मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से प्रेजेंटेशन बनाना। क्लियर। तो बस सैलरी में देखा जाए तो इतने ही अमेंडमेंट हैं, फिर इस अमेंडमेंट पे क्वेश्चंस रहेंगे। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। और ये क्वेश्चन सर कहां से है, आपका आईसीएसआई का मॉड्यूल, ध्यान देना। हा? फिर मैं इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और दे दूंगा फिगर चेंज करके, तो वो आपसे करा के लूंगा। चलो फर्स्ट, मिस्टर एक्स वर्किंग इन एमएनओ लिमिटेड ड्रॉस फॉलोइंग अमाउंट ऑफ इमोल्यूमेंट फ्रॉम द कंपनी। बेसिक पे कितना बेटा, 50 लाख, कमीशन 15 लाख, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 10, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस 7, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड 5, टोटल कितना है, 87। क्लियर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, तो चलो अपन पहले बिफोर अमेंडमेंट देखते हैं। चलिए फटाफट बोलते जाओ। बिफोर अमेंडमेंट को मैं बोल रहा हूं ओल्ड, और ये मेरा क्या आ गया, न्यू। बिफोर अमेंडमेंट ओल्ड और आफ्टर अमेंडमेंट न्यू। बेसिक सैलरी बोलो, बेसिक सैलरी, $50। इसके बाद सर कमीशन कितना दिया है, 15। थर्ड, अब एम्प्लॉयर कहां पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1 मिनट रुको, क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। सर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 10 लाख। कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 10। माइनस एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। सर अभी मैं ओल्ड पे हूं बताइए कितना आएगा, जल्दी बोलो कितना आएगा। एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। जल्दी
पुराने प्रोविजन में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना एग्जेम्प्ट रहता था? 12% ऑफ सैलरी। तो यहां पे 12% ऑफ सैलरी कितना आएगा? %12 ऑफ सैलरी कितना आएगा? वेरी गुड, 6। तो बैलेंस कितना बचेगा? 4। 6 कैसे आया भाई? बेसिक सैलरी कितनी है? कमीशन फिक्स परसेंटेज पे है नहीं। प्रोविडेंट फंड में मीनिंग ऑफ सैलरी क्या था? बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर द टर्म्स प्लस कमीशन ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव बाय एम्प्लॉय। क्या ये कमीशन फिक्स परसेंटेज पे दिया है? कुछ नहीं दिया है। तो हम सिर्फ बेसिक सैलरी का कितना ले लेंगे? 12%। क्लियर? स्नेहल क्लियर हुआ? इसके बाद एम्प्लॉयर काय में कंट्रीब्यूट कर रहा है? एनपीएस। एम्प्लॉयर एनपीएस में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 7 लाख। यही दिया है ना, 7 लाख। फिर फिफ्थ, एम्प्लॉयर अप्रूव सुपर एन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है। कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में? पहले मालूम अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड कितना एग्जेम्प्ट रहता था? 1.5। कितना एग्जेम्प्ट रहता था? 1.5 लाख। 1.5 लाख ओल्ड प्रोविजन था। कितना आ गया? 3.5। क्लियर? इंटरेस्ट की कोई भी डिटेल? अब ये क्या आ गया? ग्रॉस सैलरी 50 प्लस 15 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 3 पॉइंट 79.5। क्लियर? ध्यान देना, मीनिंग ऑफ सैलरी फॉर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या रहता है? बेसिक सैलरी प्लस डीए अंडर द टर्म्स प्लस कमीशन ऑन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर अचीव्ड बाय एम्प्लॉय। क्लियर? सर ये मेरा पुराना प्रोविजन था। क्लियर? ये हमारा कब का प्रोविजन था? ओल्ड। ये हमारा कब का प्रोविजन था? ओल्ड प्रोविजन था। अब अमेंडमेंट में उन्होंने क्या बोला है? जो कैप है वो कितना कर दिया है? सॉरी, 7,50,000 का। अब देखो, बेसिक सैलरी कितना रहेगा? 50। कमीशन 15। ये 4 तो अभी भी है, पहले भी था, अभी भी है। एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? अब न्यू प्रोविजन के हिसाब से आप बताओ कितना आएगा? यहां न्यू प्रोविजन का अमाउंट बोलो।
क्लियर हुआ? ये एम्प्लॉयर काय में कंट्रीब्यूट कर रहा है, आरपीएफ, ये काय में कंट्रीब्यूट कर रहा है 7 एनपीएस, और ये 5 काय में है अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड। इसका टोटल कितना आ गया? 22। इसका टोटल कितना आ गया? 22। 22 में से मैंने मॉनिटरी लिमिट कितनी हटा दिया? 7.5। बैलेंस कितना बचा? 14.5। ये चार्जेबल टू टैक्स हो गया। क्लियर? बोलो कोई डाउट? ध्यान देना, पुराना वाला क्लियर है? पुराने वाले में सिर्फ क्या था? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% तक एग्जेम्प्ट था, उसके ऊपर टैक्सेबल। अब यहां पे उन्होंने क्या बोला? 12% तो अभी भी बेटा एग्जेम्प्ट है, लेकिन उन्होंने एक मॉनिटरी स्लैब डाल दिया। कितना? 7,50,000। समृद्धि ध्यान देना, मॉनिटरी स्लैब कितने का डाला? 7,50,000। मतलब क्या बोला है कि एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? हमने कहा सर एम्प्लॉयर 10 लाख कंट्रीब्यूट कर रहा है। एनपीएस में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 7 लाख। और अप्रूव सुपर एन्युएशन फंड में कितना? 5 लाख। पहले अप्रूव, पूनम एक मिनट बता रहा हूं भाई। 12 पूनम ध्यान देना, 12% से ऊपर तो 4 है ना, तो वो तो टैक्सेबल होगा ही होगा ना बेटा। वो तो अभी भी है, पहले भी था। अभी सिर्फ उन्होंने मॉनिटरी कैप डाल दिया। पहले अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना एग्जेम्प्ट हो जाता था? 1,50,000। अब वो 150 को हटा के कितना कर दिया? 750। और उस 750 में किस किस को लेके आ गए? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड प्लस पेंशन प्लस अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड। तो ऐसा एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 22 लाख। 22 लाख में से कितना एग्जेम्प्ट हो गया? 7.5 लाख। बैलेंस कितना बचा? 14.5। ये अब क्या हो गया? चार्जेबल टू टैक्स। भाई 12% तो आज भी एग्जेम्प्ट है, लेकिन अब मॉनिटरी कैप कितने का डाल दिया? 7,50,000 का। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन और लिखो। अंकुश आ तो रहा है 3.5। भाई 5 है, अब वो 1.5 हट गया ना, उसकी जगह क्या आ गया? 7.5।
करो सॉल्व। ओल्ड प्रोविजन से भी निकाल के बताओ और न्यू प्रोविजन से भी ओल्ड प्रोविजन से भी कैलकुलेट करके बताओ और न्यू प्रोविजन से भी। चलो ध्यान देना, प्रीतेश प्राइड दोनों का सही है। बेसिक सैलरी 60, कमीशन 20। अब एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 12। तो 60 का 12% 7.2। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? 4.8। एनपीएस में कितना? 8। अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड 8.5। अब मुझे नए की मॉनिटरी लिमिट निकालना है। सबसे पहले सर 60 तो आएगा ही आएगा, 20, 4.8। अब देखो एम्प्लॉयर क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। यस प्रेरणा, परफेक्ट आ गया। एम्प्लॉयर क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है? 12 आरपीएफ में, एनपीएस में 8 और 10। कितना? 30। बस इस पे पहली चीज तो क्वेश्चन ही अवेलेबल नहीं है ज्यादा। क्लियर? जो 7,50,000 की लिमिट है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, एनपीएस और अप्रूव सुपर एनुएशन फंड। क्लियर? जल्दी बोलो भाई, क्लियर हुआ कि नहीं?
चलो प्रॉब्लम 1 भी हो गया, सेकंड में अपन कल करेंगे क्लास में। अब आप सॉल्व करो प्रॉब्लम नंबर 3, अभी प्रॉब्लम नंबर 3 फास्ट। और सर आज जाके प्रोविडेंट फंड ये सब रिवाइज कर लेना, क्योंकि कल प्रैक्टिकल में फटाफट ये सब यूज होते रहेंगे। हाँ, चलो प्रॉब्लम नंबर 3 पे आ जाइए। सेकंड हम कल करेंगे क्लास में, अभी आप आ जाओ। फर्स्ट हो गया, सेकंड अभी छोड़ दो। थर्ड, मिस्टर रोहित एन एम्प्लॉय ऑफ मेसर्स गगन एंड कंपनी ऑफ पुणे रिसीव ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर मार्च 31 2021 फॉलोइंग पेमेंट्स। बेसिक सैलरी दिया है 40,000, उसके बाद डीए दिया है 4,000, लीव सैलरी 5,400, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 1,000, फेयर रेंट ऑफ द फ्लैट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर 6,000, रेंट पेड फॉर फर्नीचर 1,000, रेंट रिकवर्ड बाय एम्प्लॉयर 3,000, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसपीएफ बाय इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है या मॉड्यूल का। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में $6,000, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एसपीएफ फंड 4,000। कंप्यूट इज टैक्सेबल इनकम फॉर AY 2021-22। Option 1, assessee has not opted for section 115 BAC. Assessee has opted for section 115 BAC। चलो पहले आप स्टार्ट करो, फिर मैं बताता हूं। चलो पहले एक बार आप ट्राई करो, फिर अपन टैली करेंगे। चलो बेटा बोर्ड पे देखते जाना, मैं दोनों कंपैरेटिव बना के दिखा रहा हूं। चलो सबसे पहले बेसिक सैलरी कितनी है? बेसिक सैलरी 40,000, डीए कितना दिया है 3,000, लीव सैलरी 5,400। ये रिटायरमेंट के टाइम नहीं मिली है, इसलिए फुल्ली चार्जेबल टू टैक्स। बेसिक सैलरी, डीए, लीव सैलरी। प्रोफेशनल टैक्स किसने पे किया? एम्प्लॉयर ने पे किया। मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी अगर कोई प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर पे कर देता है तो सबसे पहले उसे क्या माना जाता है? पर्क। तो हमने देखो प्रोफेशनल टैक्स को सैलरी में ऐड कर दिया एज अ पर्क।
उसके बाद एम्प्लॉयर अपने को क्या प्रोवाइड कर रहा है, मकान प्रोवाइड कर रहा है। अब जब मकान एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है तब हम क्या लेंगे, ओन बाय एम्प्लॉयर ही है ना, फेयर रेंट दिया है तो भाई ओन बाय एम्प्लॉयर है। ओन बाय एम्प्लॉयर के केस में क्या लेते हैं हम, जल्दी देखो, फिफ्टीन परसेंट ऑफ सैलरी लेंगे ना। जब 15% ऑफ सैलरी बेसिक सैलरी, उसके बाद डीए, डीए कितना है 3000, यहां पे अज्यूम करेंगे कि ये फॉर्मिंग पार्ट है। थर्ड प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, आरएफए में मीनिंग ऑफ सैलरी क्या था, बेसिक सैलरी डीए प्लस डीए अंडर द टर्म्स प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, तो लीव सैलरी को भी ले लेंगे कितना 48,400 इंटू 15% कितना आ गया 7260, कितना आ गया 7260। एम्प्लॉयर फर्नीचर का रेंट भी पे कर रहा है 1000, फर्निश करेंगे ना, रेंट पेड कितना 1000, अब कितना आ गया 8260। एम्प्लॉय से रिकवर कितना कर रहा है सर, क्वेश्चन में देखो रिकवर्ड बाय एम्प्लॉयर 3000, बैलेंस 5260। ये क्या है, रेंट फ्री अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। ये क्या आ गया, रेंट फ्री अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट। क्लियर, 5260। तो अब इस बंदे की ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई 54,660। ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई 54,660। इसमें से क्या लेस किया, स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि 115 बीएससी अभी ऑप्ट नहीं किया है। फिर प्रोफेशनल टैक्स का 1000 का डिडक्शन क्लेम कर लिया। इनकम फ्रॉम सैलरी 3660, अदर इनकम नील, ग्रॉस टोटल इनकम 3660। उसने प्रोविडेंट फंड में भी कंट्रीब्यूट किया 4000, लेकिन उसको 4000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम। सर ये सब अब आपको मालूम होना चाहिए, डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम। तो सर उसकी टोटल इनकम कितनी आ गई, उसकी टोटल इनकम आ गई है नील। कब नील आ रही है, जब वो नॉर्मल ऑप्ट कर रहा है। जब वो क्या ऑप्ट कर रहा है, नॉर्मल। बोलिए नॉर्मल में कोई डाउट, जल्दी बोलो, नॉर्मल में कोई डाउट। क्लियर। अब देखो, जब वो 115 बीएसी में जा रहा है, जब वो काय में जा रहा है बेटा 115 बीएसी, 40,000 बेसिक सैलरी, डीए 3000 कोई फर्क नहीं, लीव सैलरी 5400, प्रोफेशनल टैक्स सेम, और आरएफए में भी कोई, आरएफए तो दोनों जगह टैक्सेबल हो रहा है ना। ग्रॉस सैलरी 54,660, ग्रॉस सैलरी 54,660। स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन उसे नहीं मिला, क्योंकि उसने क्या ऑप्ट किया 115 बीएसी। इनकम फ्रॉम सैलरी 54,660। इसके बाद अदर इनकम नील, ग्रॉस टोटल इनकम 54,660। 80C का कोई भी डिडक्शन वो क्लेम नहीं कर सकता, 80C से लेके 80U। याद है दो या तीन डिडक्शन थे, हम डिडक्शन के चैप्टर में देखेंगे, अभी ये याद रखना है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी को एडजस्ट करने के बाद, सब करने के बाद आपकी टोटल इनकम कितनी आ गई 54,660। तो बेटर क्या है,
नॉर्मल की 115 BAC, बेटर क्या है? नॉर्मल की 115 BAC। जल्दी बोलो, बेटर अप्रोच क्या है? नॉर्मल की 115 BAC। क्या बेटर रहेगा? 115 BAC ऑप्ट करना उसके लिए बेटर रहेगा। जल्दी, 115 BAC की नॉर्मल? सर 100 BAC उसके लिए बेटर नहीं है। बेटर ऑप्शन क्या है? नॉर्मल, क्योंकि टोटल इनकम और टैक्स लाइबिलिटी दोनों उसकी कम आ रही है। क्लियर? चलो कल के लिए होमवर्क प्रॉब्लम नंबर 4, 5, 6। प्रॉब्लम नंबर 4, 5, 6 और सेकंड प्रैक्टिकल मत करना, मैं क्लास में करा के दूंगा। और कल अपन सैलरी पूरे कंप्लीट कर लेंगे। हा, डन? तो कल सैलरी एक बार आप रीड करके आना, तो कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके मैं सैलरी में मेन मेन पॉइंट्स और रिवाइज करा दूंगा। क्लियर? तो कल का होमवर्क क्या हो गया? फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कल अपन टैली करेंगे। और सैलरी में मैं आपको ग्रेड सिस्टम, यूज ऑफ मूवेबल एसेट का लिए जितना बचेगा रिवीजन में ले लेंगे हम। डन? और कोई डाउट सैलरी के अमेंडमेंट में लेके? और कोई भी डाउट आपको? अरे डाउट बोलो, कोई डाउट है क्या? चलो आज इतना ही। कल सैलरी एंड करेंगे अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। बस फिर बोल रहा हूं, होमवर्क कर लेना और जितना आप घर पे एक बार सैलरी रिवाइज कर सकते हो आप रिवाइज कर लेना। कल अपन मॉड्यूल ओपन करके मॉड्यूल के भी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? कल आईसीएसआई का मॉड्यूल ओपन करके मैं आपको ऑडिट बेसिस पे मॉड्यूल के भी सारे क्वेश्चंस कवर करा दूंगा जो अमेंडेड डाले। क्लियर? चलो आज इतना ही। प्रेरणा सैटरडे वाला होमवर्क भी कल टैली करा दूंगा मैं। सैटरडे को जो होमवर्क था वो भी अपन कल टैली कर लेंगे।